दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है इच्छाधारी नागिन और शैतान नेवला। अंतरिक्ष में एक ग्रह कोबरा लैंड से नेवला देवता की आंख लेकर फरार हो जाता है। नेवले की तलाश में किंग कोबरा अपने अंतरिक्ष यान सहित पृथ्वी पर आता है और अपने देश की सबसे बुद्धिमान, चालाक और खतरनाक नागिन को नेवले को खत्म कर देने का आदेश, आंख को वापस लाने का काम सौंपता है। विषकन्या, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम नेवले को मारकर देवता की आंख वापस लाने में अवश्य सफल हो जाओगी, परंतु तुम्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। आप निश्चिंत रहें भुवन, नेवले की मृत्यु निश्चित है। मैं बहुत जल्द देवता की आंख वापस ले आऊंगी। लेकिन देवता की आंख, जो एक मणि के आकार की थी, हवा महल से एक चोर द्वारा चुरा ली जाती है। पुलिस चोर का पीछा करते हुए चोर उस मणि को एक वृक्ष की खोह में छुपा देता है। उस स्थान का नक्शा बनाकर वह अपने नकली बालों के बैग में के अंदर रख लेता है। अब मैं पकड़ा भी गया तो पुलिस मुझसे कभी मणि प्राप्त नहीं कर पाएगी। खतरा टलने पर मैं नक्शे की मदद से इस स्थान को आसानी से ढूंढ लूँगा। परंतु बलदेव पुलिस की गोली का निशाना बन जाता है और नागिन बलदेव के रूप में अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। शायद ये नेवले के आदमी है, अतः नेवले तक पहुंचने के लिए मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर खान चोर को पकड़ तो लेता है लेकिन मणि बरामद नहीं कर पाता। इसी दौरान मणि की खोज का केस बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिनिस्टर मुखर्जी राम रहीम को सौंप देते हैं। राम रहीम तहकीकात के सिलसिले में जब राजपूत थाने पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर खान को बेहोश एवं चोर को वहां से नदारद पाकर स्तंभ रह जाते हैं। आखिर चोर खान अंकल को बेहोश करके कहाँ गायब हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस दरवाजे के सिवा यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तत्पश्चात राम रहीम राजपूत थाने से घर की ओर चल पड़ते हैं, परंतु मार्ग में सुजाता की पुकार सुन के वे रुक जाते हैं। वह औरत जरूर किसी मुसीबत में है। हाँ, हमें फौरन उसकी मदद के लिए पहुंच जाना चाहिए। फिर राम रहीम मोटरसाइकिल वहीं खड़ी करके इमारत की ओर दौड़ पड़ते हैं। उधर बलदेव के साथी बलदेव को मृतप्राय अवस्था में पाते हैं। बलदेव की तलाशी में जब उन्हें मणि नहीं मिलती तो वे चिंतित हो उठते हैं। डॉक्टर, अब तुम ही कुछ बताओ, हम क्या करें? अगर मणि नहीं मिली तो मिस्टर मोंगूस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे विचार में हमें मिस्टर मोंगूस से मिलकर उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। वह स्वयं ही हमें कोई रास्ता बताएंगे। डॉक्टर की बात से साकाल और घाटके भी सहमत हो जाते हैं। फिर तीनों बलदेव को साथ लेकर मिस्टर मोंगूस से मिलने चल पड़ते हैं। दोस्तों, उपरोक्त कथा आप मेरे YouTube चैनल में जाकर इसके पिछले भाग, जिसका नाम है इच्छाधारी नागिन, को देखकर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका पिछला भाग इच्छाधारी नागिन आप जब अच्छी तरह देख लेंगे तब ही आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। इसलिए दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में जाकर आप इसका दूसरा भाग, पहला भाग जो कि है इच्छाधारी नागिन, अवश्य देखें। अब आगे। राजपूत थाने की सीमा पार करने के बाद नागिन तेजी से रास्ता तय करते हुए जंगल की ओर बढ़ी जा रही थी। मणि जंगल में ही मौजूद है, मुझे जल्द से जल्द मणि के पास पहुंच जाना चाहिए। नेवला मणि लेने वहां जरूर आएगा, तब मैं उसे ख़त्म कर देवता के अपमान का बदला ले लूँगी। तभी अचानक परिचित गंध पाकर नागिन चाँक उठी। यह तो उसी मानव की गंध है जिसका रूप मैंने जंगल में धारण किया था। वह इसी ओर आ रहा है। कुछ अन्य मानव भी उसके साथ हैं। नागिन अभी सोच ही रही थी कि नज़र दूर से उसी तरफ आते वाहन पर पड़ गई। ओह, वे लोग शायद इसी वाहन में, मुझे उनका पीछा करना होगा। यह निर्णय लेते ही नागिन सड़क के किनारे उस झाड़ियों में जाकर छुप गई।
फिर जैसे ही वह वैन उनके निकट से गुजरी, नागिन ने छलांग लगाकर वैन के बैंक बम्पर थाम लिया। कुछ देर बाद नागिन वैन की छत पर पहुंच चुकी थी। ये लोग निश्चित ही नेवले के साथी हैं और उसी से मिलने जा रहे हैं। अब मुझे बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। मिस्टर मौगुस के ठिकाने पर पहुंचकर डॉक्टर और घाटके साकाल को बलदेव के पास छोड़कर इमारत में दाखिल हो गए। उनके जाते ही साकाल सिगरेट सुलगाकर वैन के नीचे उतर आया। अभी उसने सिगरेट का पहला ही कस लिया था कि बुरी तरह चौंक उठा। हिस, ओ सांप! दूसरे पल साकाल का हाथ रिवाल्वर की तलाश में अपनी जेब में गया, लेकिन इससे पहले कि वह रिवाल्वर निकाल पाता, नागिन की पूंछ हंटर की तरह उसके शरीर से टकराई। सड़क! और फिर इससे पहले कि साकाल संभल पाता, नागिन उसे अपने बंधन में कस चुकी थी। दूसरे पल नागिन ने साकाल को डस लिया। पलक झपकते ही साकाल के प्राणों का अंत हो गया। अब मुझे इसका रूप धारण कर इसके साथियों के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर इच्छाधारी नागिन ने साकाल का रूप धारण कर साकाल के शरीर को वह बाहों में उठा लिया। तत्पश्चात साकाल के मृत शरीर के निकट ही दीवार की आड़ में छुपाने के बाद वह डॉक्टर और घाटके के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। डॉक्टर और घाटके से मिस्टर मोंगूस की परछाई ने पूछा, मणि ले आए? नो सर। तत्पश्चात डॉक्टर मिस्टर मोंगूस को सारी बातें बताने के बाद बोला, मिस्टर मोंगूस, बलदेव मौत की आखिरी सांसें गिन रहा है। उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। आप ही कोई मदद रास्ता बताइए। लंबी हुंकार भरते हुए मोंगूस कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर स्वयं बोला, तुम लोग बलदेव को प्रोफेसर कामंत के पास ले जाओ। वह एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, बेहतरीन सर्जन भी हैं। मुर्दों में जान फूंक सकता है प्रोफेसर कामंत। लेकिन क्या वह हमारे कहने पर बलदेव का इलाज करने को तैयार हो जाएगा? यह सोचना अब तुम्हारा काम है कि उसे किस तरह मनाना है। मुझे तो सिर्फ वह मणि चाहिए। अगर मणि नहीं मिली तो तुम लोगों का क्या हश्र होगा, यह तुम लोग खुद अंदाज़ा लगा लो। आप निश्चिंत रहिए सर, मणि को हासिल करने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। गुड! कहने के साथ ही परछाई पर्दे से ओझल हो गई। परछाई के ओझल होते ही घाटके कँपकँपाते स्वर में बोला, मुझे तो अभी से मौत की आहट सुनाई देने लगी है। शट अप! हमें प्रोफेसर कामंत के यहाँ जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। तत्पश्चात इमारत से निकलकर जैसे ही वे वैन के निकट पहुँचे, साकाल व्यंग स्वर में बोला, क्या नेवले से मुलाकात हुई? नेवला? कौन नेवला? नागिन उर्फ साकाल तुरंत अपनी गलती को सुधारते हुए बोला, मेरा मतलब मिस्टर मोंगूस से था। हिंदी में मोंगूस को मतलब नेवला ही तो होता है। उह, पर तुम तो जानते हो मिस्टर मोंगूस अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। आज भी हमारी उसकी परछाई से ही मुलाकात हो सकी है। क्या कहा उसने? उसने बलदेव को प्रोफेसर कामंत के पास ले जाने को कहा है। उसका मानना है प्रोफेसर कामंत ने बलदेव को बचा सकता है। ओह, फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात तीनों वैन में सवार होकर प्रोफेसर कामंत के निवास की ओर चल पड़े। प्रोफेसर कामंत की कोठी कब्रिस्तान के निकट एक वीरान इलाके में स्थित थी। जिस समय वैन कोठी के द्वार पर पहुंचकर रुकी, उस समय मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। वे तीनों वैन में उतरे और द्वार के निकट पहुंच गए। डॉक्टर ने बेल के बटन पर उंगली रख दी। थोड़ी देर बाद द्वार खुला और प्रोफेसर कामंत का चेहरा नजर आया। इससे पहले कि प्रोफेसर कामंत कुछ पूछते, वे तीनों प्रोफेसर को धकेलते हुए कोठी में दाखिल हो गए। उनकी इस हरकत से प्रोफेसर क्रोधित होकर बोला, यह क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? प्रोफेसर, हमारे एक साथी को गोली लगी है। तुम्हें उसे हर हाल में बचाना होगा।
लेकिन उसे गोली लगी कैसे, यह जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। तुम सिर्फ उसका इलाज करो। यह जाने बिना कि उसे गोली कैसे लगी है मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोफेसर की जिद पर अड़ते ही देख घाटके ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपटी पर सटाते हुए गुर्राया। समय बर्बाद मत करो प्रोफेसर, अगर बलदेव मर गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। प्रोफेसर जिद मत करो, हम तुम्हारे काम की मुँहमांगी कीमत देने को तैयार हैं। हम तुम्हें माला माल कर देंगे। जल्दी फैसला करो प्रोफेसर, एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ पैसा और ज़िंदगी दोनों। ठीक है, मुझे मंजूर है, मरीज को अंदर ले आओ। प्रोफेसर के राजी होते ही डॉक्टर और साकाल बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मृत पाया बलदेव के शरीर को उठाकर प्रोफेसर कामत के आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित ऑपरेशन रूम के स्ट्रेचर पर पहुंचा दिया। अब तुम लोग बाहर जाओ, मुझे मरीज की जांच करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं, पर होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना प्रोफेसर। याद रखना, बलदेव मर गया तो तुम्हारी मौत भी तुमसे ज़्यादा दूर नहीं होगी। तत्पश्चात वे बाहर निकल गए। उन्हें ज़्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर को ऑपरेशन कक्ष से बाहर आते देख डॉक्टर व्यंग स्वर में बोला, क्या हुआ प्रोफेसर? आई एम सॉरी, मरीज का बचना मुमकिन नहीं है। मरीज का बचना नामुमकिन है, प्रोफेसर ने कहा। तुम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो प्रोफेसर। तुम नहीं जानते उसका जिंदा रहना कितना ज़रूरी है। लेकिन गोली उसके सिर में लगी है, उसका ब्रेन बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। कुछ भी करो प्रोफेसर, बलदेव को बचा लो। अब एक ही रास्ता है, अगर तुम लोग मुझे मुर्दा घर से किसी मुर्दे का ब्रेन ला दो तो मैं मरीज को बचा सकता हूँ। ठीक है प्रोफेसर, हम ब्रेन का बंदोबस्त करते हैं, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। ध्यान रहे, मुझे ऐसे मुर्दों का ब्रेन चाहिए जिससे मरे 12 घंटे से ज़्यादा समय ना गुजरा हो। तुमने तो हमें उलझन में डाल दिया है प्रोफेसर। यह हम कैसे बता लगाएंगे कि किस मुर्दे को मरे कितना समय गुजर चुका है? तो फिर ठीक है, मेरा एक मरीज है जो इस समय मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तुम लोग उसे यहाँ ले आओ। तुमने तो हमारा काम ही आसान कर दिया प्रोफेसर। अब जल्दी से अपने उस मरीज का पता भी बता दो। प्रोफेसर उन्हें मनमोहन का पता बताने के बाद बोला, तुम्हें 1 घंटे के अंदर वापस यहाँ पहुँचना है। अगर देर हुई तो देर नहीं होगी प्रोफेसर। तभी साकाल तत्परता से बोला, डॉक्टर तुम घाटके के साथ फौरन निकल जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। ठीक है। तत्पश्चात डॉक्टर और घाटके वहाँ से चल दिए। उधर काफ़ी संघर्ष के बाद आखिरकार राकेश की शक्ति जवाब दे गई और मनमोहन ने एक ही झटके में राकेश की गर्दन की हड्डी तोड़ दी। फिर राकेश के बेजान शरीर को वहीं पटककर मनमोहन वहाँ टेबल पर पड़ा चाकू उठाकर बालकनी में पहुँच गया। अरे कोई तो सुनो, कोई तो मदद करो, हे भगवान। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते बेवकूफ़ औरत। मनमोहन की गुर्राहट सुनकर सुजाता जैसे ही पलटी, उसकी चीख निकल गई। मनमोहन मौत बनकर उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। नहीं, परंतु इससे पहले कि मनमोहन के हाथ में थमा चाकू सुजाता के सीने में उतरता, गोली चली और चाकू उसके हाथ से छिटक गया। धाय! हाथ घायल होते ही मनमोहन घायल चीते के समान पलट पड़ा। सामने राम रहीम को खड़ा देख उसकी आंखों से खूनी चमक लहरा उठी। वह दहाड़ा, तुम्हें तुम्हारी मौत यहीं खींच लाई है लड़कों। खबरदार, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। किंतु राम की धमकी का मनमोहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह दृढ़ कदमों से राम रहीम की तरफ बढ़ने लगा। मनमोहन को आगे बढ़ता देख रहीम ने रहा नहीं गया। उसने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि रहीम के पैर की ठोकर मनमोहन के सीने पर पड़ती, उसने एक तरफ हटते हुए रहीम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। रहीम करा उठा,
आ मरा, छोड़ दे उसे, अब तो मौत भी इसे मेरे पंजे से छुड़ाएगी। मनमोहन की फौलादी बाँ का शिकंजा उसकी गर्दन के गिर्द इस कदर कसता जा रहा था कि रहीम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रहीम की जान खतरे में देखकर राम ने ट्रैगर दबा दिया। धाएं! दर्द से कराते हुए मनमोहन ने रहीम को अपने गिरफ्त से मुक्त कर दिया। दूसरे ही पल वह मुड़ा और रेलिंग फांदकर नीचे कूद गया। राम रहीम लपक कर रेलिंग के निकट पहुंचा और नीचे झांकने लगे। नीचे मनमोहन जमीन पर औंधा मुंह पड़ा था, शायद मर गया। इससे पहले कि राम रहीम की बात का कोई प्रतिक्रिया जाहिर करता, एक वैन मनमोहन के निकट आकर रुकी और दो व्यक्ति कार से उतरे और मनमोहन के शरीर को कार में डालकर फरार हो गए। कौन है वे लोग? हमें उनका पीछा करना चाहिए। बेकार हैं, अब वे हमारे हाथ नहीं आने वाले। अंधेरा इतना गहरा है कि वैन का नंबर भी नज़र नहीं आया। काश लाश के अपहरणकर्ताओं का चेहरा भी नज़र आ जाता। अब कैसे पता चलेगा कि वे कौन थे? तभी सुजाता अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोली, वह वही प्रोफेसर रहा होगा। कौन प्रोफेसर? कुछ देर पहले मनमोहन ने किसी प्रोफेसर को फ़ोन किया था। तत्पश्चात सुजाता ने राम रहीम को सारी बात बता दी। सब कुछ जानने के बाद राम रहीम इतना ही जान सके कि अपहरण लाश मनमोहन नाम के एक मानसिक रोगी की थी। दौरा पड़ने के कारण वह शैतान बन गया था, पर वे यह ना जान सके कि प्रोफेसर कौन था और मनमोहन की लाश को क्यों और कहाँ उठाकर ले गया था। तत्पश्चात वे सुजाता के फ्लैट में गए जहाँ राकेश की लाश पड़ी थी। राकेश को मृत देखकर सुजाता दहाड़े मारकर रोने लगी। नहीं नहीं, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते राकेश। इस मर्मस स्थिति के दृश्य को देखकर रहीम की आंखों भी झलक उठी। रहीम भर्राए स्वर में बोला, काश हम सब कुछ देर पहले पहुंच गए होते तो यह दुखद वारदात ना होती। तुम ठीक कह रहे हो रहीम, पर होनी को भला कौन टाल सकता है। अब समय बर्बाद करने से क्या लाभ? तुम पुलिस की सूचना दे दो। ठीक है। रहीम ने फ़ोन पर निकटवर्ती थाने को घटना की सूचना दे दी। 15 मिनट बाद ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस इंस्पेक्टर धर्म सिंह को सारी बात बताने के बाद राम रहीम वहां से वापस चल दिए। उधर एक सुनसान सड़क पर वैन रोककर डॉक्टर घाटके से बोला, लाश को साथ ले जाने से क्या फ़ायदा? तुम सिर काट लो, धड़ को यहीं फेंक देते हैं। ठीक है। हामी भरता हुआ घाटके ने तेज धार वाली छुरी निकालकर पिछली सीट पर पहुंच गया। दूसरे पल उसने मनमोहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर मनमोहन की सिरकटी लाश को सड़क पर फेंक कर वे वहाँ से आगे चल दिए। इधर प्रोफेसर कामंत ऑपरेशन रूम का द्वार बंद करके जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखें चमक उठी। मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस रहेगा मनमोहन। यह तो होना ही था, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में लगाया गया कृत्रिम बैन तुम्हारे मौक़िफ़ नहीं आया था। बलदेव तुमसे ज़्यादा बलवान और सहनशील है। मेरा कृत्रिम बैन उसे ज़रूर शूट कर जाएगा। इस तरह न केवल उसकी यादें सुरक्षित रहेंगी, बल्कि वह मेरे आज्ञाकारी गुलाम भी बन जाएगा। वह वही करेगा जो मैं कहूँगा। तब मुझे डॉक्टर और उसके साथियों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। वे मूर्ख कभी नहीं जान पाएंगे कि प्रोफेसर कामंत ही मिस्टर मोगुस है। तभी दीवार की घड़ी के 5 बजते ही प्रोफेसर अपनी सोच से जाग उठा। ओह, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अगले पल ही प्रोफेसर कामंत बलदेव के निकट पहुंचते और उसके बाल काटने लगा। खिंचाव पड़ते ही बालों का बेग निकलकर उसके हाथों में आ गया। ओह! तभी प्रोफेसर की नज़र बेग के अंदर रखे कागज़ पर पड़ गई। उसने कागज़ निकाल लिया। कागज़ पर बने नक्शे पर नज़र पड़ते ही प्रोफेसर का चेहरा खिल उठा। तो यही है मणि तक पहुंचने का नक्शा। अब तो मेरी और सारी मुश्किलें आसान हो गईं।
तत्पश्चात प्रोफेसर उन नक्शे को अपने जेब में संभाल कर रखने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गया। तभी साकाल की कर्कश आवाज़ प्रोफेसर के कानों में टकराई। नहीं नेवला, अब मणि तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ओह! अगले ही पल प्रोफेसर मशीनी अंदाज में अपनी एड़ियों पर घूम गया। साकाल पर नज़र पड़ते हुए कड़क कर बोला, कौन हो तुम? अपनी मौत को नहीं पहचानता नेवला? कहने के साथ ही इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में प्रकट हो गई। अतः मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया नेवला, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ओह तुम! चौंकने का अभिनय करते हुए प्रोफेसर ने अपने पैर से स्ट्रेचर के नीचे लगी गुप्त बटन को दबा दिया। बटन दबते ही विषकन्या के पैरों के नीचे का फर्श का टुकड़ा एक ओर खिसक गया और वह फर्श में धंसती चली गई। प्रोफेसर के मुख से एक भयानक हंसी निकल रही थी। थोड़ी देर बाद विषकन्या एक अंधेरे स्थान में खड़ी थी। उफ! अब क्या करूं? अगर मैं जल्दी इस कैद से आज़ाद नहीं हो पाई तो नेवला को पकड़ना कठिन हो जाएगा। तभी नेवला उस प्रोफेसर कामंत की आवाज़ सुन विषकन्या सोच टूट गई। विषकन्या, मैं चाहूँ तो तुझे अभी ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। पहले मैं वह मणि हासिल कर लूँ, उसके बाद तुम और तेरे साथियों को ऐसी मौत मारूंगा कि कोबरा लैंड के वासी नेवला का नाम सुनते ही थर्रा उठेंगे। नेवला, एक बार तू मुझे इस कैद से आज़ाद कर दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। दोस्तों, क्या नागिन नेवले की कैद से आज़ाद हो पाई? डॉक्टर और घाटके का क्या हुआ? क्या राम रहीम मणि प्राप्त कर पाए? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। जवाब जानने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका दूसरा भाग, इच्छाधारी नागिन और शैतान नेवला भाग 2।